कितने ही अच्छे अच्छे आदमियों से परिचय था, लेकिन वह संकोच और डर के कारण किसी से अपनी स्थिति प्रकट न कर सकता था। यह भी जानता था कि यह मान सम्मान उसी वक्त तक है जब तक किसी के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाता। यह आन टूटी, फिर कोई बात भी न पूछेगा। कोई ऐसा भला मानुष न दिखता था जो कुछ बिना कहे ही जान जाए और उसे अच्छी सी जगह दिला दे। आज उसका चित्त बहुत फीके था। मित्रों पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि एक एक को फटकारे और आए तो द्वार से दुत्कार दे। अब किसी ने शतरंज खेलने को बुलाया तो ऐसी फटकार सुनाऊंगा कि बच्चा याद करें। मगर वह जरा गौर करता तो उसे मालूम हो जाता कि इस विषयों में मित्रों का उतना दोष न था जितना खुद उसका। कोई ऐसा मित्र न था जिससे उसे बढ़ बढ़ कर बातें न की हों। यह उसकी आदत थी। घर की असली दशा को वह सदैव बदनामी की तरह छुपाता रहा, और यह उसी का फल था कि इतने मित्रों के होते हुए भी वह बेकार था। वह किसी ने से अपनी मनोव्यथा न कह सकता था, और मनोव्यथा सांस की भांति अंदर घुटकर असह्य हो जाती है। घर में आकर मुंह लटकाए हुए बैठ गया। जागेश्वरी ने पानी लाकर रख दिया और पूछा, आज दिन भर कहाँ रहे? लो हाथ मुंह धो लो। रमा ने लोटा उठाया ही था कि जालपा ने आकर उग्र भाव से कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो इसी वक्त। रमा ने लोटा रख दिया और उसकी ओर इस तरह ताकने लगा मानो उसकी बात समझ में न आई हो। जागेश्वरी बोली, भला इस तरह कहीं बहू बेटियां विदा होती हैं? कैसी बात करती हो बहू? जालपा, मैं उन बहू बेटियों में से नहीं जिसका जिस वक्त जी चाहेगा जाऊंगी, जिस वक्त जी चाहेगा आऊंगी। मुझे किसी का डर नहीं है। जब यहाँ कोई मेरी बात नहीं पूछता तो मैं किसी को अपना नहीं समझती। सारे दिन अनाथों की तरह पड़ी रहती हूँ, कोई झांकता तक नहीं। मैं चिड़िया नहीं हूँ जिसका पिंजड़ा दाना पानी रखकर बंद कर दिया जाए। मैं भी आदमी हूँ। अब इस घर में मैं क्षण भर भी न रुकूंगी। अगर कोई मुझे भोजन भेजने न जाएगा तो अकेले चली जाऊंगी। राह में कोई भेड़िया बैठा नहीं है जो मुझे उठा भी ले जाएगा तो क्या गम, यहाँ कौन सा सुख भोग रही हूँ। रमा ने सावधान होकर कहा, आखिर कुछ मालूम ही तो हो, क्या बात हो गई? जालपा, बात कुछ नहीं, अपना जी यहाँ नहीं रहना चाहती। रमानाथ, भला इस तरह जाओगी तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? कुछ यह भी तो सोचो। जालपा, यह सब कुछ सोच चुकी हूँ और ज़्यादा नहीं सोचना चाहती। मैं जाकर अपने कपड़े बांधती हूँ और इसी गाड़ी से जाऊंगी। यह कहकर जालपा ऊपर चली गई। रमन भी पीछे पीछे सोचता हुआ चला, इसे कैसे शांत करूं। जालपा ने अपने कमरे में जाकर बिस्तर लपेटने लगी कि रमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हें मेरी कसम जो इस तरह वक्त जाने का नाम लो। जालपा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, तुम्हारी कसम की हमें कुछ परवाह नहीं है। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और बिछावन लपेटने लगी। रमा खिसियाना सा होकर एक किनारे खड़ा हो गया। जालपा ने बिस्तर बंद से बिस्तरे को बांधा और फिर अपने संदूक को साफ करने लगी, मगर अब उसमें वह पहली सी तत्परता न थी। बार बार संदूक बंद करती और खोलती। वर्षा बंद हो चुकी थी। केवल छत पर रुका हुआ पानी टपक रहा था। आखिर वह उसी बिस्तर के बंडल पर बैठ गई और बोली, तुमने मुझे कसम क्यों दिलाई? रमा के हृदय में आशा की गुदगुदी हुई। बोला, इसके सिवा मेरे पास तुम्हें रोकने का क्या उपाय था? जालपा, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहीं घुट घुट कर मर जाऊं? रमानाथ, तुम ऐसे मनुष्य शब्द क्यों मुंह से निकालती हो? मैं तो चलने को तैयार हूँ। न मानोगी तो पहुंचाना ही पड़ेगा। जाओ, मेरा ईश्वर मालिक है, मगर कम से कम बाबूजी और अम्मा से पूछ लो। बुझती हुई आग में तेल पड़ गया। जालपा तड़क पर बोली, वह मेरे कौन होते हैं जो उनसे पूछूं? रमानाथ, कोई नहीं होते। जालपा, कोई नहीं। अगर होते तो मुझे यूं न छोड़ देते। रुपए रखते हुए अब कोई अपने प्रियजनों का कष्ट देख सकता है? ये लोग क्या मेरे आंसू न पोंछ सकते थे? मैं दिन के दिन यहाँ पड़ी रहती हूँ, कोई झूठों भी पूछता है। मोहल्ले की स्त्रियाँ मिलने आती हैं, कैसे मिलूं? यह सूरत तो दिखाई नहीं जाती। न कहीं आना न जाना, न किसी से बात न चीत। ऐसे कोई कितने दिन रह सकता है? मुझे इन लोगों से इतनी आशा नहीं रही। आखिर दो लड़के और भी तो हैं, उनके लिए भी तो कुछ जोड़ेंगे कि तुम्ही को दे दें। रमा को बड़ी बड़ी बातें करने का फिर अवसर मिला। वह खुश था कि इतने दिनों बाद आज उसे अपने
को प्रसन्न करने का मौका तो मिला। बोला, प्रिया तुम्हारा ख्याल बहुत ठीक है, ज़रूर यही बात है। नहीं तो 2,500-3,000 उनके लिए क्या बड़ी बात है। 50,000 बैंक में जमा है, दफ्तर तो केवल दिल बहलाने के लिए जाते हैं। जालपा, मगर है मक्खी चूस पल्ले सिर के। रमानाथ, मक्खी चूस न होते तो इतनी संपत्ति कहाँ से आती। जालपा, मुझे तो किसी की परवाह नहीं है जी। हमारे घर किस बात की कमी है, दाल रोटी वहाँ भी मिल जाएगी। 2-4 सखी सहेलियाँ हैं, खेत खलियान है, बाग बगीचे हैं, जी बहलता रहेगा। रमानाथ, और मेरी दशा होगी जानती हो, घुल घुल कर मर जाऊंगा। जब से चोरी हुई मेरे दिल पर जैसी गुजरती है वह दिल ही जानता है। अम्मा और बाबूजी से एक बार नहीं लाखों बार कहा, जोर देकर कहा कि 2-4 चीज़ें तो बनवा दीजिए, पर किसी के कान पर जूं तक न रही। न जाने क्यों मुझसे आंखें उधर कर ली। जालपा, जब तुम्हारी नौकरी कहीं लग जाए तो मुझे बुला लेना। रमानाथ, तलाश कर रहा हूँ, बहुत जल्द मिलने वाली है। हजारों बड़े बड़े आदमियों से मुलाकात है, नौकरी मिलते क्या देर लगती है। हाँ, ज़रा अच्छी जगह चाहता हूँ। जालपा, मैं इन लोगों का रुख समझती हूँ, मैं भी यहाँ अब दावे के साथ रहूँगी। क्यों किसी से नौकरी के लिए कहते नहीं हो। रमाना, शर्म आती है किसी से कहते हुए। जालपा, इसमें शर्म की कौन सी बात है, कहते शर्म आती है तो खत लिख दो। रमा उछल पड़ा, कितना सरल उपाय था, और अभी तक यह सीधी सी बात उसे न सूझी। बोला, हाँ यह तुमने अच्छी तरकीब बतलाई, कल ज़रूर लिखूंगा। जालपा, मुझे पहुंचाकर आना तो लिखना, कल ही थोड़े लौट आओगे। रमानाथ, तो क्या तुम सचमुच जाओगी। तब मुझे मिल चुकी नौकरी और मैं लिख चुका खत, इस वियोग के दुख में बैठकर रोऊंगा कि नौकरी ढूंढूंगा। नहीं, इस वक्त जाने का विकार छोड़ो। नहीं, सच कहता हूँ कि मैं कहीं भाग जाऊंगा। मकान का हाल देख चुका, तुम्हारे सिवा और कौन बैठा हुआ है जिसके लिए यहाँ पड़ा पड़ा सड़ा करूं। हटो तो जरा मैं बिस्तर खोल दूं। जालपा ने बिस्तर पर जरा सिसक कर कहा, मैं बहुत जल्द चली जाऊंगी। तुम गए और मैं आई। रमा ने बिस्तर खोलते हुए कहा, जी नहीं, माफ़ कीजिए, इस धोखे में नहीं आता। तो मैं क्या, तुम तो सहेलियों के साथ बिहार करोगी, मेरी खबर तक न लोगी, और यहाँ मेरी जान पर बनावेगी। इस घर में फिर कैसे कदम रखा जाएगा। जालपा ने एहसान जताते हुए कहा, आपने मेरा बंधा बंधाया बिस्तर खोल दिया, नहीं तो आज कितने आनंद से घर पहुंच जाती। शहजादी सच कहती थी कि मर्द बड़े टोनहे होते हैं। मैंने आज पक्का इरादा कर लिया था कि चाहे ब्रह्मा भी उतर आए पर मैं न मानूंगी, पर तुमने 2 ही मिनट में मेरे सारे मंसूबे चौपट कर दिए। कल खल खत लिखना ज़रूर, बिना कुछ पैदा किए अब निर्वाह नहीं हुए। रमानाथ, कल नहीं, मैं इसी वक्त जाकर 2-3 चिट्ठियां लिखता हूँ। जालपा, पान तो खाते जाओ। रमानाथ ने पान खाया और मर्दाने कमरे में आकर खत लिखने बैठे, मगर फिर सोचकर उठ खड़े हुए और एक तरफ कुचल दिए। स्त्री का सप्रेम आग्रह पुरुष क्या नहीं कर सकता। रमा ने परिचितों में एक रमेश बाबू, म्युनिसिपल बोर्ड में हेड क्लर्क थे। उम्र तो 40 के ऊपर थी, पर थे बड़े रसिक। शतरंज खेलने बैठ जाते तो सवेरा कर देते, दफ्तर भी भूल जाते। न आगे नाथ न पीछे पगाह। जवानी में स्त्री मर गई थी, दूसरा विवाह नहीं किया। उस एकांत जीवन में विनोद के सिवा और अब क्या अवलंब था। चाहते तो हजारों के वारे न्यारे करते, पर रिश्वत भी कौड़ी भी हराम समझते थे। रमा से बड़ा स्नेह रखते थे, और कैन कौन ऐसा निठल्ला था जो रात भर उनसे शतरंज खेलता। आज कई दिन से बेचारे बहुत व्याकुल हो रहे थे। शतरंज की एक भी बाजी न हुई। अखबार कहाँ तक पढ़ते। रमा इधर 2-1 बार आया अवश्य, पर बिसात पर न बैठा। रमेश बाबूजी ने मोहरे बिछा दिए, उसको पकड़कर बैठाया, पर वह नहीं बैठा। वह क्यों शतरंज खेलने लगा। बहू आई है, उसका मुँह देखेगा, उससे प्रेमालाप करेगा, किस बूढ़े के साथ शतरंज खेलेगा। कई बार जी में आया उसे बुलवाएं, पर यह सोचकर कि वह क्यों आने लगा रह गई। कहाँ जाएं, सिनेमा ही देख आवें, किसी तरह तो समय कटे। सिनेमा से उन्हें बहुत प्रेम न था, पर इस वक्त उन्हें सिनेमा के सिवा कुछ और न सूझा। कपड़े पहने और जाना ही चाहते थे कि रमा ने कमरे में कदम रखा। रमा इस उसे देखते ही गेंद की तरह लुढ़ककर द्वार पर जा पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर बोले, आइए आइए बाबू रमानाथ साहब बहादुर, तुम तो इस बुड्ढे को बिल्कुल ही भूल गए। हाँ भाई, अब क्यों आओगे। प्रेमिका की रसीली बातों का आनंद यहाँ कहाँ, चोरी का कुछ पता चला।
रमानाथ कुछ भी नहीं। रमेश बहुत अच्छा। थाने में रपट नहीं लिखाई? नहीं, 100-200 के मत्थे और आ जाते। बहू को तो बड़ा दुख हुआ होगा। रमानाथ कुछ पूछिए मत, तभी से दाना पानी छोड़ रखा है। मैं तो तंग आ गया। जी में आता है कहीं भाग भाग जाऊं। बाबूजी सुनते नहीं। रमेश, बाबूजी के पास क्या कई खजाना रखा हुआ है? अभी 4-5 हजार खर्च किए हैं, फिर कहाँ से लाकर गहने बनवा दें? 10-20 हजार रुपए होंगे तो अभी तो बच्चों के भी तो सामने है। और नौकरी का भरोसा ही क्या, 50 रुपए से होता ही क्या है? रमानाथ, मैं तो मुसीबत में फंस गया। अब मालूम होता है कि कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। चैन से खाते और मौज उड़ाते, नहीं तो बैठे बिठाए इस माया जाल में फंसे। अब बतलाइए, है कहीं नौकरी चाकरी का सहारा? रमेश ने ताक पर मोहरे और बिसात उतारते हुए कहा, आओ एक बाजी हो जाए, फिर इस मामले में सोचें। इसे जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे धक्के खा रहे हैं। रमानाथ, मेरा तो इस वक्त खेलने को जी नहीं चाहता। जब तक यह प्रश्न हल न हो जाए मेरे होश ठिकाने नहीं होंगे। रमेश ने शतरंज की मोहरे बिछाते हुए कहा, आओ बैठो। एक बार तो खेल लो, फिर सोचे क्या हो सकता है। रमानाथ, जरा भी जी नहीं चाहता। मैं जानता कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे तो मैं विवाह के नजदीक ही ना आता। रमेश, अदी 2-4 चालें आ चलो, आप जी लग जाएगा। जरा अक्ल की गांठें तो खुलें। बाजी शुरू हुई। कई मामूली चालों के बाद रमेश ने रमा का रुख पीट लिया। रमानाथ, ओह क्या गलती हुई। रमेश बाबू की आंखों में नशे की सी लाली छाने लगी। शतरंज उनके लिए शराब से कम मादक न थी। बोले, बोहनी तो अच्छी हुई। तुम्हारे लिए मैं एक जरा सोच रहा हूँ, मगर वेतन बहुत कम है, केवल 30 रुपए। वह रंगी दाढ़ी वाले खां साहब नहीं है, उनसे काम नहीं होता। कई बार बचा चुका हूँ। सोचता हूँ जब तक किसी तरह काम चले बने रहें। बाल बच्चे वाले आदमी हैं। वह तो कई बार कह चुके हैं मुझे छुट्टी दीजिए, तुम्हारे लायक तो वह जगह नहीं है, चाहो तो कर लो। यह कहते कहते रमा का फीला मार लिया। रमे ने फीले को फिर उठाते की चेष्टा करते हुए कहा, आप तो मुझे बातों में लगाकर मेरे मोहरे उड़ाते जाते हैं। इसकी सनद नहीं, लाओ मेरा फीला। रमेश, देखो भाई, बेईमानी मत करो। मैंने तुम्हारा फीला जबरदस्ती तो नहीं उठाया। हाँ, तो तुम्हें मंजूर वह जरूर है। रमानाथ, वेतन तो 30 है। हाँ, वेतन तो कम है, मगर शायद आगे चलकर बढ़ जाए। मेरी तो राय है कर लो। रमानाथ, अच्छी बात है, आपकी सलाह है तो कर लूँगा। रमेश, जहाँ जगह आमदनी की है तो मियाँ ने उसी राह पर रहते हुए लड़कों को MA LB सब करवा दिया। 2 कॉलेज में पढ़ते हैं। लड़कियों की शादी अच्छे घरों में की है। हाँ, ज़रा समझ बूझ कर काम करने की ज़रूरत है। रमानाथ, आमदनी की मुझे परवाह नहीं, रिश्वत कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। रमेश, बहुत खराब, मगर बाल बच्चों वाले आदमी क्या करें। 30 रुपए में गुजर नहीं हो सकती। मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे लिए 150 काफ़ी है। कुछ बचा भी लेता हूँ, लेकिन जिस घर में बहुत से आदमी हों, लड़कों की पढ़ाई हो, लड़कियों की शादी हो, वह आदमी क्या कर सकता है? जब तक छोटे छोटे आदमियों का वेतन इतना न हो जाए कि वह भलमानसी के साथ निर्वाह कर सके, तब तक रिश्वत बंद न होगी। यही रोटी दाल दूध घी तो वह भी खाते हैं। फिर एक को 30 रुपए, दूसरे को 300 रुपए क्यों देते हो? रमा का फर्जी पिट गया। रमेश बाबू ने बड़े जोर से कहा कहा मारफ। रमा ने रोष के साथ कहा, अगर आप चुपचाप खेलते हैं तो खेलिए, नहीं मैं जाता हूँ। मुझे बातों में लगाकर सारे मोहरे उड़ा दिए। रमेश साहब, अच्छा साहब, अब बोलूँ तो जवान पकड़ लीजिए। यह लीजिए साहब, जो तुम कल अर्जी दे दो। उम्मीद है तो तुम्हें यह जगह मिल जाएगी, मगर जिस दिन जगह मिले मेरे साथ रात भर खेलना होगा। रमानाथ, आप तो 2 ही मातों में रोने लगते हैं। रमेश, अजी वह दिन गए जब मुझे मात दिया करते थे। आजकल चंद्रमा बलवान है। इधर मैंने एक मास किया है, क्या मजाल कि कोई मात दे सके। फिर साहब, रमानाथ, जी तो चाहता है कि दूसरी बाजी मात देकर जाऊं, मगर देरी होगी। रमेश, देरी क्यों होगी, अभी तो 9 ही बजे हैं। खेल लो, दिल का अरमान निकल जाए। यह शाह और मान। रमानाथ, अच्छा कल की रही। कल ललकार कर 5 मातें न दी तो कहिएगा। रमानाथ, अजी जाओ, जाओ भी। तुम मुझे क्या मात दोगे, हिम्मत हो तो अभी सही। रमानाथ, अच्छा आइए,
आप भी क्या कहेंगे? मगर मैं 5 बाजियों से कम न खेलूँगा। रमेश, 5 नहीं तुम 10 खेलो जी। रात तो अपनी है तो चलो फिर खाना खा लो, तब निश्चिंत होकर बैठो। तुम्हारे घर कहलाए देता हूँ कि आज यहीं सोएंगे, इंतज़ार न करें। दोनों ने भोजन किया और फिर शतरंज पर बैठकर पहली बाजी में 11 बज गए। रमेश बाबू की जीत रही। दूसरी बाजी भी उन्हीं के हाथ रही। तीसरी बाजी खत्म हुए तो 2 बज गए। रमानाथ, अब तो मुझे नींद आ रही है। रमेश, तो हाथ मुंह धो डालो, बरग रखी है, मैं 5 बजियों खेले बगैर सोने न दूंगा। रमेश बाबू को यह विश्वास हो रहा था कि आज मेरा सितारा बुलंद है, नहीं तो रमा को लगातार 3 मातें देना आसान न था। वह समझ गए थे कि इस वक्त चाहे जितनी बाजियां खेलूं, जीत मेरी ही होगी। जब चौथी बाजी हार गए तो यह विश्वास जाता रहा। उल्टे यह भय हुआ कि कहीं लगातार हारता न जाऊं। बोले, अब तो सोना चाहिए। रमानाथ, क्यों? 5 बारियां पूरी करिए ना। रमेश, कल दफ्तर भी तो जाना है। रमा ने अधिक आग्रह न किया। दोनों सोए। रमा यूं ही 8 बजे पहले न उठता था, फिर आज तो 3 बजे सोया था। आज तो उसे 10 बजे तक सोने का अधिकार था। रमेश नियमानुसार 5 बजे उठ बैठे, स्नान किया, संध्या की, घूमने गए और 8 बजे लौटे। मगर रमा तब तक सोता रहा। आखिर जब 9:30 बज गए तो उन्होंने उसे जगाया। रमा ने भिड़क कर कहा, नाहक जगा दिया, कैसे मजे की नींद आ रही थी। रमेश, अजी वह अर्जी देना है कि नहीं तुमको? रमानाथ, आप दे दीजिएगा। रमेश, और जो कहीं साहब ने बुलाया तो मैं ही चला जाऊंगा? रमानाथ, जो चाहे कीजिएगा, मैं सोता हूँ। रमा फिर लेट गया और रमेश ने भोजन किया, कपड़े पहने और दफ्तर चलने को तैयार हुए। उसी वक्त रमानाथ हड़बड़ाकर उठा और आंखें मलते हुए बोला, मैं भी चलूंगा। अरे हाथ मुंह तो धो लो भले आदमी, आप तो चले जा रहे हैं। नहीं, अभी 15-20 मिनट तक रुकता हूँ, तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ, वहां से लौटकर घर भोजन करूंगा। कहता तो हूँ अभी आधा घंटा तक रुका हूँ। रमा ने 1 मिनट में हाथ मुंह धोया, 5 मिनट में भोजन किया और चटपट रमेश के साथ दफ्तर चला। रास्ते में रमेश ने मुस्कुराकर कहा, घर क्या बहाना करोगे, कुछ सोच रखा है? कह दूंगा रमेश बाबू ने आने नहीं दिया। रमेश, मुझे गालियां दिलाओगे और क्या, फिर कभी ना आने पाओगे। रमानाथ, ऐसी स्त्री भक्त नहीं हूँ। हाँ यह तो बताइए, मुझे अर्जी लेकर तो साहब के पास न जाना पड़ेगा। रमेश, अरे और क्या तुम समझते हो, घर बैठे जगह मिल जाएगी। महीनों दौड़ना पड़ेगा, महीनों बीसियों सिफारिश लगानी पड़ेंगी, सुबह शाम हाजिरी देनी पड़ेगी। क्या नौकरी मिलना आसान है? रमानाथ, तो मैं ऐसी नौकरी से बाज आया। मुझे तो अर्जी लेकर जाते ही शर्म आती है। खुशामदें कौन करे। पहले मुझे किलरकों पर बड़ी हंसी आती थी, मगर वही मेरी बला मेरी सिर पड़ी। साहब डांट वांट तो न बताएंगे? रमेश, बुरी तरह डांटता है, लोग उसके सामने जाते हुए कांपते हैं। रमानाथ, तो फिर मैं घर जाता हूँ, यह सब मुझसे न बर्दाश्त होगा। पहले सब ऐसे ही घबराते हैं, मगर सहते सहते आदत पड़ जाती है। तुम्हारा दिल धड़क रहा होगा कि न जाने कैसे बीतेगी। जब मैं नौकर हुआ तो तुम्हारी ही उम्र मेरी थी और शादी हुए 3 ही महीने हुए थे। जिस दिन मेरी पेशी होनी थी ऐसा घबराया हुआ था मानो फांसी पाने जा रहा हूँ। मगर तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। आपको तो 20-22 साल नौकरी करते हो गए होंगे। रमेश, पूरे 25 हो गए साहब। 20 बरस तो स्त्री का देहांत हुए हो गए। 10 रुपये पर नौकर हुआ था। आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तब तो आपकी उम्र 25 से ज़्यादा न रही होगी। रमेश ने हंसकर कहा, बर्फी खाने के बाद गुड़ खाने को किसका जी चाहता है। महल का सुख भोगने के बाद झोंपड़ी किसे अच्छा लगता है। प्रेम आत्मा को तृप्त करता है। तुम तो मुझे जानते हो, अब बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं तुमको सच कहता हूँ, इस विदुर जीवन में मैंने किसी स्त्री की ओर आंख तक नहीं उठाई। कितनी ही सुंदरियां देखी, कई बार लोगों ने विवाह के लिए घेरा भी, लेकिन कभी इच्छा ही न हुई। उस प्रेम की मधुर स्मृतियों ने मेरे जीवन को सजीव आनंद से भरा हुआ है। यूँ बातें करते हुए दोनों आदमी दफ्तर पहुंच गए। रमा दफ्तर से घर पहुंचा तो 4 बज रहे थे। वह दफ्तर में ही था कि आसमान में बादल घिराए। पानी आया जी चाहता था, पर रमा को घर पहुंचने की इतनी बेचैनी हो रही थी कि उससे रुका न गया। खाते के बाहर भी न निकलने पाया था कि जोर की बारिश होने लगी। आषाढ़ का पहला पानी था।
एक ही क्षण में वह लथपथ हो गया, फिर भी वह नहीं रुका। नौकरी मिल जाने का शुभ अवसर सुनाने का आनंद इस दौगड़े की क्या परवाह कर सकता था। वेतन तो केवल 30 ही रुपये था, पर जगह आमदनी की थी। उसने मन ही मन में हिसाब लगा लिया कि कितना मानसिक बचत हो जाने से वह जालपा के लिए चंद्रहार बनवा सकेगा। अगर 50-60 रुपये महीने भी बच जाएं तो 5 साल में जालपा गहनों से लद जाएगी। कौन सा आभूषण कितने का होगा, इतने का भी उसने अनुमान कर लिया। घर पहुंचकर उसने कपड़े भी न उतारे, लथपथ जालपा के कमरे में पहुंचा। जालपा उसे देखते ही बोली, यह भीख कहाँ गए, रात कहाँ गायब थे? रमानाथ, इसी नौकरी की फिक्र में पड़ा हुआ था, इस वक्त दफ्तर से चला आता हूँ। म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तरों में मुझे जगह मिल गई। जालपा ने उछलकर पूछा, सच? कितने की जगह है? रमा ने ठीक ठीक बतलाने में संकोच किया। 30 की नौकरी बताना अपमान की बात थी। स्त्री की नजरों में तुच्छ बनना कौन चाहता है? बोला, अभी तो 40 मिलेंगे, पर जल्द तरक्की होगी। जगह आमदनी की है। जालपा ने उसके लिए किसी बड़े पद की कल्पना कर रखी थी। बोली, 40 में क्या होगा भला? 60 सवार तो होते। रमानाथ, मिल तो सकती 100 रुपये की थी, पर यहाँ रौब है और आराम है। 50-60 रुपये से ऊपर मिल जाएंगे। जालपा, तो तुम घूस लोगे, गरीबों का गला काटोगे? रमा ने हंसकर कहा, नहीं प्रिय, वह जगह ऐसी नहीं कि गरीबों का गला काटना पड़े। बड़े बड़े महाजनों से रकमें मिलेंगी और वह खुशी से गले लगाएंगे। मैं जिस दिन चाहूँ दिन भर दफ्तर में खड़ा रखूँ। महाजनों का एक एक मिनट एक एक असरफी के बराबर है। जल्द से जल्द अपना काम कराने के लिए वे खुशामद भी करेंगे और पैसे भी देंगे। जालपा संतुष्ट हो गई, बोली, हाँ तो ठीक है, गरीबों का काम यूं ही कर देना। रमानाथ, वह तो करूँगा ही। जालपा, अभी अम्मा जी से तो नहीं कहा, जाकर कह आओ। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी यही मालूम हुई कि मेरा यहाँ कोई अधिकार है। रमानाथ, हाँ जाता हूँ, मगर उनसे तो मैं 20 ही बतलाऊंगा। जालपा ने उल्लासित होकर कहा, हाँ जी, बल्कि 15 ही कहना। ऊपर की आमदनी को तो चर्चा ही करना व्यर्थ है, भीतर का हिसाब वे ले सकते हैं। मैं सबसे पहले चंद्रहार बनवाऊंगी। इतने में डाकिये ने पुकारा। रमा ने दरवाजे पर जाकर देखा तो उसके नाम का पार्सल आया था। महाशय दीनदयाल ने भेजा था, लेकिन खुश खुश घर में आई। जालपा के हाथों में रखकर बोली, तुम्हारे घर से आया है, देखो इसमें क्या है। रमा ने चटपट कैंची निकाली और पार्सल खोला। उसमें देवदार की एक डिबिया रखी थी। उसमें एक चंद्रहार रखा हुआ था। रमा ने उसे निकाल कर देखा और हंसकर बोला, ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली, चीज तो बहुत अच्छी मालूम होती है। जालपा ने कुंठित स्वर में कहा, अम्मा जी को यह क्या सूझी? यह तो उन्हीं का हार है, मैं तो इसे न लूंगी। अभी डाक का वक्त हो तो लौटा दो। रमा ने विस्मित होकर कहा, लौटाने की क्या जरूरत, वह नाराज न होंगी। जालपा ने नाक सिकोड़कर कहा, मेरी बला से रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेगी? मैं तो उनकी दया के बिना भी जीती रह सकती हूँ। आज इतने दिनों के बाद मुझ पर दया आई। उस वक्त दया न आई जब मैं उनके घर से विदा हुई थी। उनके गहने उन्हें मुबारक हों, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। अभी उनके ओढ़ने पहन के दिन है, मैं क्यों बाधक बनूं? तुम कुशल से रहोगे तो मुझे बहुत गहने मिल जाएंगे। मैं अम्मा जी को यह दिखाना चाहती हूँ कि जालपा तुम्हारे गहनों की भूखी नहीं है। रमा ने संतोष देते हुए कहा, मेरी समझ में तुम्हें यह चंद्रहार रख लेना चाहिए। सोचो उन्हें कितना दुख होगा। विदाई के समय यदि न दिया तो अच्छा ही किया, नहीं तो गहनों के साथ यह भी चला जाता। मैं इसे लूंगी नहीं, यह निश्चय है। आखिर क्यों? मेरी इच्छा। इस इच्छा का कोई कारण भी तो होगा। जालपा रुधे हुए स्वर में बोली, कारण यही है कि अम्मा जी इसे खुशी से नहीं दे रही। बहुत संभव है कि इसे भेजते समय वह रोई भी हों, और इसमें तो कोई संदेह नहीं कि इसे वापस पाकर उन्हें सच्चा आनंद होगा। देने वाले हृदय को देखना चाहिए। प्रेम से यदि वह मुझे एक छल्ला भी दें तो मैं दोनों हाथों से ले लूं। जब दिल पर जब्र करके दुनिया की लाज या किसी के धिक्कारने से दिया जाए तो क्या दिया? दान भिखारियों को दिया जाता है, मैं किसी का दान न लूंगी, चाहे वह माता ही क्यों न हो। माता के प्रति जालपा का यह द्वेष देखकर रमा कुछ न कहा। द्वेष तर्क और प्रमाण नहीं सुनता। रमा ने हार ले लिया और चारपाई से उठता हुआ बोला, जरा अम्मा और बाबूजी को दिखा दूं, कम से कम उनसे पूछ तो लेना चाहिए। जालपा ने हाथ उसके हाथ से छीन लिया और बोली, वे लोग मेरे कौन होते हैं जो मैं उनसे पूछूं? केवल एक घर में रहने का नाता है। जब वह मुझे कुछ नहीं समझते तो मैं भी उन्हें कुछ नहीं समझती। यह कहते हुए उसने उस हार को डिब्बे में रख दिया।
और उस पर एक कपड़ा लपेटकर सीने लगी। रमान ने एक बार डरते डरते फिर कहा, ऐसी जल्दी क्या है, 10-5 दिन में लौटा देना, उन लोगों को भी खातिर हो जाएगी। इस पर जालपा ने कठोर नजरों से देखते हुआ, जब तक मैं इसे लौटा न दूंगी मेरे दिल को चैन न आएगा, मेरे हृदय में कांटा सा खटकता रहेगा। अभी पार्सल तैयार तैयार हुआ जाता है, हाल ही लौटा दो। एक क्षण में पार्सल तैयार हो गया और रमा ने उसे चिंतित भाव से नीचे चला। महाशय दयानाथ को जब रमा के नौकर हो जाने का मालूम हुआ तो बहुत खुश हुए। विवाह होते ही वह इतना जल्दी चेतेगा, इसे उनकी आशा न थी। बोले, जगह तो अच्छी है, ईमानदारी से काम करोगे तो किसी अच्छे पद पर पहुंच जाओगे। मेरा यही उपदेश है कि पराये पैसे को हराम समझना। रमा के जी में आया कि साफ साफ कह दूं, अपना उपदेश अपने लिए ही रखिए, यह मेरे लिए अनुकूल नहीं, मगर इतना बेहया न था। दयानाथ ने फिर कहा, यह जगह तो 30 रुपए की थी, तुम्हें 20 ही रुपए मिले। रमानाथ, नए आदमी को पूरा वेतन कैसे देते, शायद साल 6 महीनों में बढ़ जाए, बहुत काम है। दयानाथ, तुम जवान आदमी हो, काम से घबराना नहीं। रमा ने दूसरे दिन नया सूट बनवाया और फैशन की कितनी ही चीजें खरीदी। ससुराल से मिले कुछ रुपए बच रहे थे, कुछ मित्रों से उधार ले लिए। वह सहावी ठाट बनाकर सारे दफ्तर पर रोब जमाना चाहता था। कोई उससे वेतन तो पूछेगा नहीं, महाजन लोग उसका ठाट बाट देखकर सहम जाएंगे। वह जानता था अच्छी आमदनी तभी हो सकती है जब अच्छा ठाट बाट हो। सड़क के चौकीदार को एक पैसा काफी समझा जाता है, लेकिन उसकी जगह सरजाट हो तो किसी की हिम्मत ही ना पड़ेगी कि उसे एक पैसे दिखाए। फटेहाल भिखारी के लिए चुटकी बहुत समझी जाती है, लेकिन गेरुए रेशम धारण करने वाले बाबाजी को लजाते लजाते भी 1 रुपये देना ही पड़ता है। भेष और भीख में सनातन से मित्रता है।